हेलो एवरीवन, आज हम समझेंगे कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर अगर आप करियर बनाना चाहते हो तो क्या करियर अपॉर्चुनिटीज आजकल हैं और किस तरह से आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर करियर बना सकते हो। एक एक स्टेप बाय स्टेप लेवल्स के बारे में समझेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि अगर किसी ने बीटेक नहीं किया, किसी ने बीसीए नहीं किया, तो किस तरह से वो अपना करियर बना सकता है, क्या क्या आजकल अपॉर्चुनिटीज हैं और कंपनीज किस तरह की चीजें मांगती हैं। मतलब बहुत सारे आजकल हम वर्ड सुनते हैं, साइबर सिक्योरिटी में बग बाउंटी सुनते हैं, फिर सर्टिफिकेशंस आते हैं जैसे कि CEH, पेंटेस्ट प्लस और OSCP, OSWP, बहुत सारे अलग अलग नाम के सर्टिफिकेशंस हैं। और ये सर्टिफिकेशंस कहाँ काम आते हैं और कितना काम आते हैं, इसके बारे में आज हम समझने वाले हैं। और एंड तक देखिएगा वीडियो, बिकॉज ये आपके करियर के बारे में वीडियो है। अगर करियर बनाना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखना, समझना कि क्यों आज के समय पे जब AI इतना ज्यादा डोमिनेंट है, आप हर जगह AI, चैट GPT, ग्रॉक और अलग अलग चीजों के बारे में हम देख रहे हैं, तो ये साइबर सिक्योरिटी डोमेन किस तरह से आपको हेल्प कर सकता है इंडस्ट्री के अंदर अपना करियर बनाने में। और क्या सैलरी पैकेजेस आजकल, रियल सैलरी पैकेजेस क्या होते हैं साइबर सिक्योरिटी डोमेन के लिए, तो उसके बारे में भी आज डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना और उन लोगों तक भी शेयर करना जो अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं। लाइक बहुत सारे आजकल करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट साइबर सिक्योरिटी एक बड़ा ही हॉट टॉपिक है। उस हॉट टॉपिक को आज हम समझेंगे। आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं और एंड तक देखिएगा ताकि हम आपको आपका जो क्वेश्चन, जो आपके मन में क्वेश्चंस होते हैं, उसको हम सॉल्व कर सकें। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है, जब साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपको और आपके फ्रेंड्स जो करियर बनाना चाहते हैं या आपके कोई भी रिलेटिव अगर साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो प्ले करती है वो होता है इंटरेस्ट। साइबर सिक्योरिटी के वर्ल्ड के अंदर अगर आपको कई टेक्निकल नॉलेज नहीं भी है, टेक्निकल नॉलेज मतलब आपने कोई बीटेक या ऐसा कोई डिग्री नहीं भी किया है, तो भी आप, अगर आपका इंटरेस्ट लेवल इतना स्ट्रांग है, इतना हाई है कि आप साइबर सिक्योरिटी में करियर बहुत ही एग्रेसिवली स्टार्ट करना चाहते हो, तो यस, आप बिल्कुल बना सकते हो। ये ऐसा करियर नहीं है जिसमें आप कोई पैटर्न फॉलो करो। यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि आप चीज़ों को एक्सप्लोर करो, अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग वेबसाइट्स को जितना आप एक्सप्लोर करोगे उतना ये आपको इंटरेस्ट लेकर आएगा, इंटरेस्ट जनरेट होगा और उसी इंटरेस्ट के बेसिस पर आप आगे बढ़ोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सबसे पहला जो बात आती है जब शुरुआत कर रहे होते हो, तो पहले आपको जज करना है कि आपके अंदर साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट कितना है। मतलब आप कंप्यूटर पर कितना समय बिता सकते हो, क्या आप 4-4, 5-5 घंटे कंप्यूटर्स पर बिता सकते हो, क्या आप हैकिंग को प्यार से मतलब आप कर सकते हो, आपको लिए आपके अंदर वो हैकर वाला जो एक फायर होता है वो है या नहीं है। अब ये कोई दूसरा पर्सन नहीं जान सकता, ये आप खुद जानोगे कि बचपन में जब आप मूवीज देखते थे हैकिंग की, तो आपके अंदर व्हाट वाज द फीलिंग, कैसा फीलिंग आपको आता था, क्या आप मोटिवेट होते थे कि आपको भी ऐसा बनना है जो अटैक्स को रोक सके, जो साइबर सिक्योरिटी डोमेन के अंदर जैसा आजकल मूवीज हम देखते हैं उसको हम कर सकें। तो अगर आप जेन्युइनली इस चीज फील करते हो तो यस, ये करियर आपके लिए है। बिकॉज इसके अंदर देखो, मैं अपनी बात करता हूं तो मैं खुद एक बीकॉम मैंने पढ़ा है और मेरा लेकिन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था, तो मैंने इस करियर को चूज किया। और यस, शुरुआत में आपको कई बार ऐसा लगेगा कि आप गिव अप करने की कोशिश करें, लेकिन अगर आप टिके रहे तो आपको एक करियर बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स देगा। यस, बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा। अपना जो अंदर फायर है एक हैकर बनने का, वो आपको हमेशा बनाकर रखना है, क्योंकि यही फायर आपको आगे आपके करियर में हेल्प करने वाला है। आपका जो एक कंसिस्टेंसी जिसको बोलते हैं, हमेशा हर चीज के पीछे लगना। और एक चीज, बिकॉज एक हैकर का ना एक तरीका होता है कि अगर एक हैकर ने सोच लिया है कि आपका एक वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन हैक करना है, तो उसको हर तरीके से कोशिश करेगा। लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है वो सारे तरीकों को रोकना। एक हैकर को सिर्फ एक ही तरीका चाहिए जिससे वो आपके नेटवर्क में या वेबसाइट में एंटर हो सकता है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट के बेसिस पर ही आप आगे बढ़ते हो साइबर सिक्योरिटी करियर के अंदर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है कि आप कहां से शुरुआत करें। मतलब आपको, आपके अंदर इंटरेस्ट भी बहुत है,
आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली साइबर सिक्योरिटी को परस्यू करना चाहते हो, बचपन में आप ये मूवीज़ देखते थे, मूवीज़ ने आप बहुत इंटरेस्ट में आए, इनफैक्ट आपने कोशिश की कि आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर करियर बना सको, फिर क्या ऐसा कैसे स्टेप बाय स्टेप आप करियर बना सकते हो, क्या पहला स्टेप होगा, आइए जानते हैं उसके बारे में। साइबर सिक्योरिटी के जब बारे में जब हम बात करते हैं और इथिकल हैकर के जब बारे में जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहला जो वर्ड होता है कि जब भी कोई स्टूडेंट मुझसे पूछता है, बिकॉज मैं बहुत समय से साइबर सिक्योरिटी में काम कर रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ों को मैंने देखा है बदलते हुए। जब इंटरनेट बहुत छोटे लेवल पर था, जब हम 500 MB 250 GB 250 MB का रिचार्ज कराते थे, तो उस समय से लेकर आज तक जितना इंटरनेट चेंज हुआ है, 2G से 5G और डायल अप कनेक्शन से लेकर आज 5G चल रहा है, 6G आ रहा है। सो ये जो पूरा ट्रांजिशन देखा है मैंने, तो इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें मैंने समझी है कि साइबर सिक्योरिटी जब आपको परस्यू करना होता है ना, तो कुछ ऐसे बेसिक्स हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आने चाहिए। मतलब आप ऐसे ही इथिकल हैकिंग चालू करेंगे तो कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम्स फेस करेंगे, समझने में इश्यूज आएंगे आपको। कई बार बच्चे गिव अप भी कर देते बिकॉज उनको लगता है कि उनको समझ में नहीं आ रहा। उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन समझिए कि रीजन ये होता है कि आपका बेस नहीं पता होता। मतलब जब आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर एंट्री लेना चाहते हो तो आपको थोड़ी बहुत नेटवर्किंग की नॉलेज होनी चाहिए। इनफैक्ट नेटवर्क कैसे काम करते हैं इसकी नॉलेज आपको अच्छी तरीके से होनी ही चाहिए, बिकॉज आपको जब तक ये नहीं पता चला कि आप कंप्यूटर में काम कैसे करते हो, नेटवर्क्स कैसे काम करते हैं, तब तक आप जेन्युइनली एक हैकर नहीं बन सकते। और कहीं ना कहीं आपको आगे जाके जब आप पेन टेस्टिंग करोगे, नेटवर्क पेन टेस्टिंग करोगे, तो प्रॉब्लम्स आएंगे। ये पहला स्टेप है जो आपको बेसिक्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे। नेटवर्किंग सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है उसको बोलते हैं थोड़ा बहुत लिनक्स आपको आना चाहिए। अब ये लिनक्स क्या होता है? लिनक्स बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे हम विंडोज यूज करते हैं वैसे ही एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब मैं लिनक्स बोल रहा हूं, मैं काली लिनक्स नहीं बोल रहा हूं। उसका रीजन ये है कि अगर आपने लिनक्स समझ लिया तो आप काली लिनक्स, पैरेट ओएस या कोई भी लिनक्स जो साइबर सिक्योरिटी में हैकर्स यूज करते हैं या इथिकल हैकर्स, बहुत सारे मैलिशियस हैकर्स यूज करते हैं, तो आप कोई भी लिनक्स चला पाओगे, कोई भी लिनक्स पे आप काम कर पाओगे। सो लिनक्स की अच्छी नॉलेज होना, कमांड्स को जानना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप शुरुआत में एंट्री ले रहे होते हो। तो पहला मैंने बात की नेटवर्किंग की, दूसरी मैंने बात की लिनक्स की, और थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो होता है अपने प्रोग्रामिंग के बेसिक्स। देखिए अब हैकिंग तो बहुत बड़ा है, लेकिन कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको शुरुआत करनी होती है ताकि आप मेक सेंस आगे धीरे धीरे जब भी कोई ना कोई प्रोग्राम आपके सामने आए, किसी चीज के बारे में जब बात हो रही हो, तो आप उन चीजों को समझ सको। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं आपको कि आप पाइथन प्रोग्रामिंग समझो, बिकॉज पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर आपके पास बेस आपका क्लियर हो जाता है। और पाइथन सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज होती है, बिकॉज ज्यादातर हैकिंग के जो टूल्स आप देखते हो काली लिनक्स के अंदर या गिटहब पे जो हैकर्स रिलीज करते हैं, ज्यादातर टूल्स काली लिनक्स के अंदर पाइथन के ऊपर बने होते हैं। इनफैक्ट अगर आपने पाइथन सीख लिया है तो अपने पाइथन के कोड्स लिखकर आप टूल्स भी बना सकते हो। सो इसलिए एज अ स्टार्टिंग लेवल पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको पाइथन पर अपना होल्ड करना है, बिकॉज पाइथन स्टार्टिंग में आपको थोड़ा इजी वे आउट भी देगा और समझ में आने में थोड़ा आपको इजी रहता है। तो अगर आपने पाइथन सीख ली, फिर आपके लिए कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए पाइथन रिकमेंडेड होता है साइबर सिक्योरिटी डोमेन के अंदर। सो पहला मैंने बताया नेटवर्किंग, दूसरा मैंने बताया आपको लिनक्स, और तीसरा मैंने बताया आपको पाइथन। ये तीनों लेवल जुड़कर बनता है आपका बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। मतलब साइबर सिक्योरिटी चालू करने से पहले ये तीन चीजों की नॉलेज आपको होनी चाहिए, और अगर होगी तो आपको आगे के टॉपिक्स और क्लियर तरीके से समझ में आएंगे और आप और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे आगे के टॉपिक्स में। लर्निंग फेज आपका फास्ट होगा, आपको डिफिकल्टी कम होने वाली है। तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल पर, जो कि थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल आता है। इस इंटरमीडिएट लेवल में हम और आगे अपने आप को बढ़ाने वाले हैं। अभी तक हमने समझ लिया है कि बेसिक्स किस तरह से आप अपने प्रिपेयर करेंगे। थोड़ा सा नेटवर्किंग आपको करना है, थोड़ा सा आपको लिनक्स करना है,
और बेसिक्स आपको पाइथन के स्ट्रॉन्ग करने हैं। ये तीनों चीज़ जैसी आपकी होंगी तो आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करोगे और इजी रहेगा आपके लिए इथिकल हैकिंग में अपना नेक्स्ट स्टेप लेने का। सो अब बात करते हैं सबसे पहला स्टेप क्या होगा। अब बेसिक्स थोड़ा क्लियर हो गया है, अब आपको शुरुआत करनी है बेसिक इथिकल हैकिंग से, जिसमें आप समझोगे कि अटैक्स कैसे होते हैं, किस तरह से हैकर्स हैक करते हैं और हैकिंग में किस किस तरह के फेजेस आते हैं, जैसे कि फुटप्रिंटिंग हो गया, इन्यूमरेशन हो गया, अटैक फेज हो गया। इनफैक्ट अलग अलग जो भी चीज़ें एक हैकर के लिए बहुत रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे कि मालवेयर्स कैसे आप बनाते हो, अलग अलग तरह के मालवेयर्स, इन सब चीज़ों के बारे में आप समझते हो एक इथिकल हैकिंग कोर्स के अंदर। और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है कि आप जिससे पढ़ रहे हो वो आपको किस तरह से साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग पढ़ाता है। क्या होता है कि बहुत सारे जगह से लोग हैकिंग का कोर्स कराते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है कि आपने कितना एक्चुअली में सीखा है ड्यूरिंग दैट कोर्स, और ट्रेनर ने कितना एफर्ट लगाया है आपको उस कोर्स को पढ़ाने में। तकरीबन इथिकल हैकिंग की अगर हम बात करते हैं तो 20 से 25 मॉड्यूल्स इस कोर्स में होते हैं और आप सीखते हो बेसिक्स से। इसमें थोड़ा थ्योरेटिकल भी होता है, थोड़ा प्रैक्टिकल भी होता है। सो प्रैक्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप एक साइबर सिक्योरिटी इंटरव्यू में बैठते हो सबसे पहले आपसे बेसिक्स पूछे जाते हैं कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग आप कैसे करते हो, फुटप्रिंटिंग आप कैसे करते हो, एक वेबसाइट की अगर आपको फुटप्रिंटिंग करनी है तो आप कैसे करोगे। ये क्वेश्चंस बेसिकली रियल वर्ल्ड क्वेश्चंस हैं जो कि एक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इनफैक्ट जब मैं इंटरव्यू लेता हूं तो मैं भी ये क्वेश्चंस स्टूडेंट से, जो इंटरव्यू जिसका ले रहा हूं, उससे पूछता हूं ताकि मुझे ये पता लगे कि उसका बेसिक्स कैसा है। साइबर सिक्योरिटी में बेस का मतलब होता है कि उनको टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए, उनको ये पता होना चाहिए कि टूल्स काम कैसे करते हैं, बैकएंड में चीज़ें कैसे चलती हैं। और ये एक्चुअली में फर्स्ट राउंड नॉर्मली ज़्यादातर आपका एक फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप फेस टू फेस इंटरव्यू में ना जो इंटरव्यूअर होता है उसको चीज़ें समझा सको। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको इथिकल हैकिंग का जो ये मॉड्यूल होता है, इस मॉड्यूल में आपको थ्योरेटिकल भी अपने आप को अच्छा बनाना है, कॉन्सेप्चुअल वाइज भी आपको अच्छा बनाना है, और प्रैक्टिकल वाइज यस इसमें प्रैक्टिकल्स हैं, जैसे कि आप मेटास्प्लॉइट को यूज करने वाले हो, आप इसमें मालवेयर्स बनाने वाले हो, आप इसमें पेलोड्स क्रिएट करोगे, आप इसमें देखोगे कि किस तरह से बर्बसूट को आप यूज कर सकते हो, एसक्यूएल इंजेक्शन जैसी जो टेक्निक्स होती हैं वेब एप्लीकेशंस को एक्सप्लॉइट करने के लिए, टेक्निक्स को भी आप एथिकल हैकिंग के बेसिक कोर्स में आप समझते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये बहुत ज्यादा डीप नहीं होता, लेकिन ये आपका फाउंडेशन क्रिएट करने के लिए सबसे बेस्ट होता है। बिकॉज जो बड़ी बड़ी आगे की एडवांस ट्रेनिंग्स है वो आपको तभी समझ में आती है जब आपका ये वाला इथिकल हैकिंग वाला जो डोमेन होता है ये आपका स्ट्रांग होता है। इसीलिए मैं सबको सजेशन देता हूं कि पहले बेसिक स्ट्रांग करो, फिर आपको मूव करना है इथिकल हैकिंग के ऊपर। और साइबर सिक्योरिटी का जो बेस होता है वो होता है इथिकल हैकिंग। कई लोग डायरेक्टली भी पेन टेस्टिंग की तरफ जाते हैं, लेकिन उनके लिए मैं यही बोलूंगा कि कई बार जब हम डायरेक्टली पेन टेस्टिंग की तरफ जाते हैं तो कुछ चीजें स्किप हो जाती हैं, जिसकी वजह से आगे जाके आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ही आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, लेकिन ऐसा हो सकता है कि काफी सारी चीजें आपकी स्किप हो जाए। तो मेरा जो सजेशन रहता है वो यही रहता है कि आप इथिकल हैकिंग के जो 20 से 25 मॉड्यूल्स होते हैं हर टॉपिक को डीपली समझो, उनकी जितनी भी प्रैक्टिकल्स होते हैं उसको पढ़ो, थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल दोनों चीजों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। जो बेसिक्स अटैक्स होते हैं वो अटैक कैसे होते हैं आपको बार बार उन अटैक्स को करके देखना है। जो बेस लेवल के अटैक्स की बात कर रहा हूं मैं, जैसे कि स्निफिंग हो गया, मालवेयर हो गया, या फिर आपको क्रिप्टोग्राफी में कुछ हैशेस के बारे में जो इथिकल हैकिंग कोर्स के अंदर बताया जाता है कि हैशेस कैसे काम करते हैं, सिस्टम को किस तरह से हैक किया जाता है, जो अलग अलग तरह के हैशेस सिस्टम के अंदर होते हैं, एलएम हैशेस हो गए या जो आपके एंटी एलएम हैशेस हो गए, इनके बारे में आपको नॉलेज मिलती है कि ये हैशेस बनते कैसे हैं, कैसे इनको डिक्रिप्ट किया जाता है, और क्यों बेसिकली ये जरूरी है सीखना साइबर सिक्योरिटी के अंदर। ये भी आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट वाइज बड़ा स्ट्रॉन्ग बना देता है ये कोर्स, और सही चॉइस है आपके लिए इथिकल हैकिंग को करना, क्योंकि यही स्टेप आपको आगे
कॉन्फिडेंस देता है पेन टेस्टिंग के अंदर, चाहे वो नेटवर्क पेन टेस्टिंग हो चाहे वो वेब पेन टेस्टिंग हो। इथिकल हैकिंग मिक्स होता है नेटवर्क का भी और वेब का भी, लेकिन ज़्यादा डीप नहीं होता। तो बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं इसको स्किप करने की, बट सजेशन ये है कि आप सब लोग इसको स्किप ना करें। ये बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है, ये पहला स्टेपिंग स्टोन है जब आप अपना करियर शुरुआत कर रहे हो साइबर सिक्योरिटी के अंदर। तो पहला स्टेप कभी भी मिस नहीं करना होता। कई बार आपको प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है ड्यूरिंग द इंटरव्यू, कई बार चीजें नहीं समझ में आती। जैसे आपसे अगर आपने नहीं किया एथिकल हैकिंग तो कई बार इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया साइबर किल चेन क्या होती है, आप शायद नहीं जवाब दे पाओ। तो बिकॉज ये सारा जो छोटा छोटा जो कंटेंट होता है ये सब आपको एथिकल हैकिंग में समझा दिया जाता है, समझ जाते हो। अलग अलग तरह की फुटप्रिंटिंग, अलग अलग तरह की स्कैनिंग, एनमैप की अलग अलग तरह की स्कैनिंग कैसे होता है, एनमैप के ऊपर अपने आप को कैसे अपने आप को कैसे कंफर्टेबल करना है, अलग अलग तरह के स्कैन्स, फिर फ्लैग्स, टीसीपी फ्लैग्स के बारे में बहुत सारा जो कंटेंट है आप एथिकल हैकिंग में सीखते हो। ये इस मॉड्यूल को समझाने के लिए मैंने काफी समय लिया। उसका रीजन ये है क्योंकि ये बहुत ही एसेंशियल मॉड्यूल है आपके लिए। इस मॉड्यूल की जो बेस फाउंडेशन होता है यही तय करता है कि आपका आगे का पेन टेस्ट की जर्नी आपको कैसे होने वाली है। क्योंकि रियल काम तो आप पेन टेस्टिंग ही करते हो या नेटवर्क पेन टेस्टिंग, वेब पेन टेस्टिंग, लेकिन वो करने के लिए इसकी नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जब आप समझ लेते हो कि इथिकल हैकिंग के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, अब उसके बाद एक्चुअली में आपको क्या करना होता है। अब आपका जो स्टेप आता है, देखिए साइबर सिक्योरिटी के अंदर साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा ब्रॉडर डोमेन है। इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग जो काम होता है ना, वो दो चीजों में डिवाइडेड है। एक होता है रेड टीमिंग और एक होता है ब्लू टीमिंग। अभी अपने इस वीडियो के अंदर आज हम ज्यादा फोकस करने वाले हैं पेन टेस्टिंग और रेड टीमिंग के अंदर। रेड टीमिंग बेसिकली पेन टेस्टिंग जिसको बोला जाता है, जिसमें आप अटैकिंग ज्यादा काम करते हो एज कंपेयर टू डिफेंसिव लेवल। तो मतलब कि जब आपने इथिकल हैकिंग में बेसिक्स समझ लिया है और अगर आपको किसी कंपनी में आप काम करना स्टार्ट करते हो तो एक्चुअली में आप क्या काम करोगे। कुछ बेसिक काम होते हैं, जैसे कि आप नेटवर्क्स की पेन टेस्टिंग करते हो, आप वेबसाइट्स की पेन टेस्टिंग करते हो, आप मोबाइल एप्लीकेशंस की पेन टेस्टिंग करते हो, आप आईओटी जो एप्लीकेशन आईओटी डिवाइसेस होते हैं उनकी पेन टेस्टिंग करते हो। इनफैक्ट आप क्लाउड की जो सिक्योरिटी है उसको इवैल्यूएट करते हो, उसकी आप पेन टेस्टिंग करते हो। तो ये सब काम जो मैंने भी आपको नाम गिनवाए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक्चुअली में आपको हर कंपनी आपसे एक्सपेक्ट करेगी कि आपको एप्लीकेशन सिक्योरिटी आना चाहिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी आना चाहिए, आपको क्लाउड सिक्योरिटी आना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो अब हम बात करेंगे नेटवर्क पेन टेस्टिंग। अभी एक एक पेन टेस्टिंग को हम ब्रेक करके बात करने वाले हैं। जब आपका एथिकल हैकिंग पूरा हो जाता है तो आपको करना चाहिए नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग। अब नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होता है? नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग आपको सिखाता है कि एक नेटवर्क में कैसे आपको घुसना है, किस तरह से आप एक नेटवर्क को एक्सप्लॉइट कर सकते हो, ताकि आप जब आप उसका रिपोर्ट बनाओ और रिपोर्ट बना के अपने सीनियर्स को दो तो कि वो वल्नरेबिलिटीज को पैच कर सके। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है एक किसी भी नेटवर्क पेन टेस्टिंग का कि आप किस तरह से वल्नरेबिलिटीज फाइंड कर सकते हो नेटवर्क के अंदर। अब नेटवर्क मतलब क्या होता है? जैसे आप किसी भी कंपनी में राउटर होता है, स्विच होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं। अब ये लैपटॉप्स किसी ना किसी नेटवर्क से, वाईफाई से या राउटर से कनेक्टेड होते हैं। अब उनको किस तरह से एक हैकर एक्सप्लॉइट कर सकता है, या फिर आपकी कंपनी में कोई एक हैकर है जो चुपचाप एडमिन एक्सेस ले रहा है, किस तरह से बाहर का एक हैकर आपकी कंपनी को अटैक कर सकता है। सेम उसी तरीके से जब आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आप उनके नेटवर्क को पेन टेस्ट करते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है नेटवर्क पेन टेस्टिंग। और नेटवर्क पेन टेस्टिंग का जो मैंने भी आपको बताया कि ये पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को पेनिट्रेट करके देखना कि कितना अंदर तक आप घुस सकते हो उस नेटवर्क के अंदर। क्या आप उनके एक्टिव डायरेक्टरी को एक्सप्लॉइट कर सकते हो, क्या आप उनकी एप्लीकेशन को एक्सप्लॉइट कर सकते हो, कोई बफर ओवरफ्लो वल्नरेबिलिटी उनके नेटवर्क में है या नहीं है, क्या आप डेटा को स्निफ कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो डेटा एक ट्रांजिट को आप अपने पास MITM अटैक कर पा रहे हो। तो ये जो चीजें, जो वर्ड्स मैं आपको बोल रहा हूं, ये वर्ड्स आपको सारे इथिकल हैकिंग के अंदर क्लियर हो जाएंगे
और यही सारी चीजों को आप नेटवर्क पेन टेस्टिंग में करने वाले हो। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि आप पेन टेस्ट करो और उस पेन टेस्टिंग के बाद एक रिपोर्ट बना के आप अपने सीनियर्स को दो, ताकि सीनियर्स उस रिपोर्ट को इवैल्यूएट करें और इवैल्यूएट करने के बाद उन वल्नरेबिलिटीज को पैच करें। और यही पूरा प्रोसेस 12 महीने, पूरा ईयर चलता है। क्यों? क्योंकि वल्नरेबिलिटीज कभी भी आ सकती है। ऐसा नहीं होता कि आज आपने वल्नरेबिलिटी स्कैन किया तो कल कोई नई वल्नरेबिलिटी नहीं आएगी उसके अंदर। यस, बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि 100% सिक्योरिटी कभी भी नहीं बोली जाती। हो सकता है कि कोई नया वल्नरेबिलिटी आ जाए। हर रोज हम नई नई वल्नरेबिलिटी अलग अलग वेबसाइट्स पर देखते हैं कि वर्डप्रेस पे ये वल्नरेबिलिटी आई, जूमला में ये वल्नरेबिलिटी आई। इनफैक्ट जो CMS चलते हैं, पोर्टल्स चलते हैं, कैमरा जो आजकल यूज होते हैं उसके अंदर वल्नरेबिलिटीज आती हैं। इस तरह से उन वल्नरेबिलिटीज को अटैक करते हैं। यही चीज आप नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग में सीखते हो, जिनको बोलते हैं CV को एक्सप्लॉइट करना का जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है नेटवर्क पेन टेस्टिंग। और ये बहुत इसेंशियल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का एक नेटवर्क होता है और हर ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क को पेन टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो इसीलिए साइबर सिक्योरिटी के अंदर नेटवर्क पेन टेस्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब जब आपने बेसिक चीजें सीख ली हैं, जैसे कि आपने इथिकल हैकिंग कोर्स कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपने पेनिट्रेशन टेस्टिंग जिसको बोलते हैं नेटवर्क पेन टेस्ट कंप्लीट कर लिया, तो अब आपको नॉलेज हो जाएगा कि किस तरह से नेटवर्क पेन टेस्टिंग काम करते हैं, किस तरह से आप एक नेटवर्क को पेन टेस्ट कर सकते हैं। मतलब एक किसी कंपनी के अंदर अगर लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स यूज हो रहे हैं तो किस तरह से आप उनकी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग कर सकते हो। मतलब कि लैपटॉप्स के अंदर, सिस्टम्स के अंदर किस तरह से क्या क्या बग्स हैं और आपको उनको टेस्ट कर कर उनकी एक रिपोर्ट बनाना आ चुका है। ये मैं अब यहाँ तक एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको नेटवर्क पेन टेस्टिंग आ चुका है, ताकि अब फिर आपका जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो होने वाला है वेब एप्लीकेशन पेन टेस्ट और मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्ट। सो मोबाइल एप्लीकेशन और वेब, बेसिकली जब हम किसी भी कंपनी की बात करते हैं तो उनका एक नेटवर्क होता है। तो नेटवर्क की पेन टेस्टिंग में आप भी बात कर चुका हूं, और सिमिलर तरीके से उस कंपनी का कोई ना कोई एक वेबसाइट भी होगी, जिस वेबसाइट के अंदर यूजर्स आकर लॉगिन करते होंगे और कुछ ना कुछ छोटा मोटा ट्रांजेक्शन करते होंगे, या अकाउंट बनाया या फिर कोई डेटा अपडेट किया, या कोई भी, जैसे आप नॉर्मली फेसबुक पे लॉगिन करके जो भी काम करते हैं वो बेसिकली उसको बोलते हैं वेब एप्लीकेशन। जो हम वेबसाइट्स देखते हैं उनको वेब एप्लीकेशंस बोला जाता है, और जो हम मोबाइल एप्लीकेशंस हम मोबाइल के ऊपर यूज करते हैं एक ऐप के तौर से, उसको बोलते हैं मोबाइल एप्लीकेशन। सो जो भी हैकर बनना चाहता है, जो भी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना चाहता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि उसको आए कि किस तरह से पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना है। मतलब वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, नेटवर्क पेन टेस्ट, ये सब चीजों की इसको नॉलेज होनी चाहिए। अब जब हम बात कर रहे हैं वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग की, तो उसके अंदर मेन चीज होती है जिसको बोलते हैं OWASP टॉप 10। सो इसको बोला जाता है ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, जिसके अंदर टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज हर 3 साल के अंदर रिलीज होती हैं, जिसको P1 से लेकर P10 तक एक एक वल्नरेबिलिटी को नाम दिया जाता है। SQL इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, IDOR वल्नरेबिलिटी, कमांड इंजेक्शन, ये कुछ वल्नरेबिलिटीज हैं जो कि एक वेब एप्लीकेशन में आती हैं। इसी तरह की एप्लीकेशंस की जो वल्नरेबिलिटीज होती हैं वो मोबाइल एप्लीकेशंस में भी आती हैं। इसीलिए ये बहुत जरूरी होता है एक स्टूडेंट के लिए कि वो नेटवर्क तो पढ़े ही, साथ में उसको नेटवर्क के साथ साथ में वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी भी आना चाहिए और मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी भी आना चाहिए। तो वेब, मोबाइल, नेटवर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी ऐसे स्टूडेंट के लिए, किसी भी ऐसे प्रोफेशनल के लिए जो साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर स्टार्ट करना चाहता है। सो आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि मैं सिर्फ वेब करूंगा या फिर मैं सिर्फ नेटवर्क करूंगा तो मुझे चीजें आ जाएंगी। नहीं, आपको डिटेल में सब कुछ पहले आप करोगे अच्छी तरीके से, ताकि आप एटलीस्ट बेस लेवल का चीजें आपको आती हो, तब जाकर आप नेटवर्क, मतलब जो इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री के अंदर आप ट्राई करोगे फॉर ओपनिंग्स, फॉर इंटर्नशिप। बट उससे पहले अगर आप कोशिश करोगे तो यस, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यही चीज मैं बेसिक स्टूडेंट्स को समझाता हूं कि जब आप इंडस्ट्री में एंटर करने की कोशिश करते हो तो आप अपने आप को पहले प्रिपेयर करो। ये जो इंडिविजुअल डोमेन्स मैंने बताया, ये डोमेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल हर HR ये मांगता है कि आपको एप्लीकेशन सिक्योरिटी आना चाहिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी आना चाहिए,
ताकि आप एक कंपनी के लिए एक कंप्लीट पैकेज हो और वो आपसे एक्सपेक्ट करे कि आप नेटवर्क पेन टेस्टिंग, वेब पेन टेस्टिंग, ये बेसिक जो तरह की पेन टेस्टिंग होती है ये आप कर सको। हालांकि कुछ लेवल तक सीखने के बाद आप कंपनी के अंदर जैसी आप एंट्री लेते हो तो आप और ज्यादा चीजें और ज्यादा डिटेल में चीजें सीखते हो, बिकॉज जो इन्वायरमेंट में आप काम करते हो, जो चेकलिस्ट वो कंपनी फॉलो करती है, उन सब चीज़ों का एक्सेस आपको मिलता है और धीरे धीरे जो प्रोफेशनल गाइडेंस और जो आपके सीनियर्स होते हैं वो आपको गाइड करते हैं, तब धीरे धीरे करके आप अपने करियर के अंदर ग्रो करते हो इन द डोमेन जो हम साइबर सिक्योरिटी के अंदर वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन और नेटवर्क पेन टेस्टिंग की हम बात करें। तो अभी मैंने बात की नेटवर्क पेन टेस्टिंग की, उसके बाद मैंने आपको बताया कि वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी कितना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी की इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको लेता हूं। जैसे एक बैंक का एक एग्जांपल लेते हैं। बैंक में जब आप जाते हो तो बहुत सारे लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स होते हैं, लोग काम कर रहे होते हैं, तो वो जो नेटवर्क होता है उसको नेटवर्क बोलते हैं, जो जिसमें कंप्यूटर हो गए या लैपटॉप्स हो गए या उनका कोई राउटर हो गया, तो उसको एक नेटवर्क बोला जाता है कि वो किस तरह से कम्युनिकेट करता है, उसके अंदर कोई सिक्योरिटी होती है, तो उसको टेस्ट करना उसको नेटवर्क पेन टेस्टिंग बोलते हैं। उसी बैंक का अगर कोई एक वेबसाइट है जो कि हम नॉर्मली लॉगिन करके पेमेंट ट्रांसफर करते हैं या कुछ जिसको नेट बैंकिंग बोलते हैं, उसको वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के अंडर में आता है कि हमको उस नेटवर्क की नहीं, नेटवर्क की तो हमने कर दी, अब हम बात करेंगे हम वेब एप्लीकेशन की भी कर पाएंगे। तो वो जो नेट बैंकिंग मैंने बताया वो पार्ट होता है आपका वेब एप्लीकेशन का, और उसके बाद मूव करेंगे जो हम मोबाइल बैंकिंग यूज करते हैं, मोबाइल से पैसे ट्रांसफर करते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी। मतलब उस एप्लीकेशन की सिक्योर करना, उसको मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी। अब ये मोबाइल एप्लीकेशन एंड्रॉयड की भी हो सकती है, ये iOS की भी हो सकती है, इनफैक्ट अलग अलग तरह की एप्लीकेशंस होती हैं जो आप देखोगे ऑलमोस्ट हर डिवाइस के अंदर आजकल एप्लीकेशन। आप स्मार्ट वॉच के अंदर अलग एप्लीकेशन देखते हो, टीवी के अंदर अलग ऐप्स देखते हो, टैब के अंदर आपको अलग ऐप्स, हालांकि उनका वर्किंग ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। अगर आपने बेसिक्स एंड्रॉयड सीख लिया तो आप ज़्यादातर जो प्लेटफॉर्म्स है उसकी पेन टेस्ट कर पाते हो। तो थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है साइज का, स्क्रीन साइज का, इमेजेस का, और थोड़ा बहुत जो डिज़ाइन का थोड़ा बहुत इश्यूज होते हैं वो आप समझ जाओगे जब आप उस पर काम करना स्टार्ट करोगे। तो ये था हमारा वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी और नेटवर्क सिक्योरिटी का डिटेल्ड नॉलेज, क्योंकि ये करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग इसको किए बिना नेटवर्क्स में और अलग अलग जगह पे ट्राई करने की कोशिश करते हैं, या फिर कई लोग इसको बग बाउंटी के नाम से भी कोर्स बोलते हैं। मैंने इनको स्पेसिफिकली उन नाम से बोला है जिन नामों से इसका एक्चुअली में कंपनीज के अंदर ओपनिंग्स निकलती हैं, कंपनीज किस तरह के नाम से इसको बुलाती है। बिकॉज मैं आपको बग बाउंटी बोलूंगा तो बग बाउंटी बेसिकली फ्रीलांसर्स यूज करते हैं नॉर्मली, जो बग्स निकालकर उनका एक बाउंटी कंपनी से उनको आता है। इनफैक्ट कुछ स्वैग्स आ जाते हैं, कुछ अलग अलग तरह से कंपनी रिवॉर्ड करती है उन लोगों को जो कि बग्स निकालते हैं। ये बग बाउंटी एक परमानेंट, एक आप बोल सकते हो एक करियर भी है, लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि आप सब लोग पहले अच्छी तरीके से बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद बग बाउंटी ट्राई करें। ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्राई करने से पहले एक सिक्योर जॉब आप अपने हाथ में रखें ताकि आप एक स्टेबल इनकम आपका बन सके। उसके बाद आप जितना आपको बग बाउंटी करना है, आप रात को बैठकर बग्स निकालना चाहते हो अलग अलग वेबसाइट्स पर, बग क्राउड से लेकर हजारों वेबसाइट्स ऐसी हैं जहां पर आपको ऐसे बाउंटी प्रोग्राम्स लिस्टेड मिलेंगे जहां ट्राई कर सकते हो। और छोटे छोटे बग्स भी निकलते हैं, बड़े बड़े बग्स भी निकलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शानदार पैसा कमा रहे हैं बग बाउंटी कर कर भी। लेकिन उसको करने के लिए जिन्होंने अच्छा पैसा कमाया उन्होंने अपना बेस अच्छा किया, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस किया, ताकि वो उस तरह की बड़े लेवल की वल्नरेबिलिटीज निकाल पा रहे हैं। तो अपने आप को प्रिपेयर करो, बेस स्ट्रॉन्ग करो, तब जाकर आप किसी प्लेटफॉर्म पर बग बाउंटी हंटिंग ट्राई करें। अभी हमने समझा कि नेटवर्क, वेब और मोबाइल कितना इंपॉर्टेंट है करियर बनाने के लिए। बिकॉज जब करियर की हम बात करते हैं तो कोई भी कंपनी आपको तभी हायर करती है जब आपके पास सफिशिएंट एक्सपीरियंस होता है किसी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी में। और साइबर सिक्योरिटी में वेब, नेटवर्क, मोबाइल बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। अब हम बात करेंगे वेब, नेटवर्क, मोबाइल के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं साइबर फॉरेंसिक। मतलब ये तब आता है जब कोई हैकिंग हो जाती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो
लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ काम करना चाहते हैं, लाइक पुलिस के साथ या फिर अलग अलग जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती है जिसमें जो आर्मी हो गई या डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अगर आप काम करना चाहते हो, तो वहां पे ये बड़ा ही क्रूशियल पार्ट प्ले करता है। और फॉरेंसिक्स में आप सीखते क्या हो? फॉरेंसिक्स का मतलब होता है कि किस तरह से हैकिंग होती है, एक हैकिंग हुई है, अब उसको कैसे आप रिकवर करते हो उससे, मतलब इंसिडेंट हो चुका है, अब इंसिडेंट को कैसे इन्वेस्टिगेट करते हो। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसके अंदर आप सीखते हो कि किस तरह से आप क्लोन करते हो, मतलब कैसे आपने देखा होगा कि काफी सारे जो केसेस होते हैं, जो मर्डर मिस्ट्रीज होती है, जो आप अलग अलग न्यूज चैनल्स पर देखते हो कि चैट रिकवर होती है, फॉरेंसिक सेल में फोन जाते हैं, फोन में से डिलीटेड फोटोग्राफ्स रिकवर हो जाती हैं, इनफैक्ट जो आपके लैपटॉप फॉर्मेट हो जाते हैं उसमें से भी डेटा रिकवर हो जाता है। अब ये सिर्फ होता कैसे है? क्योंकि फॉरेंसिक्स के अलग अलग टूल्स होते हैं और उन्हीं टूल्स को यूज कर रिकवर किया जाता है, और रिकवर करने के बाद उन्हीं डेटा को कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट किया जाता है, या तो लोकेशंस की डेटा निकाला जाता है, पिक्चर्स, डिलीटेड फोटोग्राफ्स निकाले जाए, कोई टेररिस्ट पकड़ा गया, उसका लैपटॉप फोन जब सीज होता है तो उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन की जाती है। इन्वेस्टिगेशन में डिटेल चीजें निकल कर आती है कि क्या क्या चीजें एक्चुअली में उस फोन में क्या क्या एक्टिविटीज हुई है, और सिर्फ फोन के बारे में ही नहीं, ये लैपटॉप के बारे में भी हो सकती है, ये डार्क वेब पर भी हो सकती है, ये आपके ईमेल जब हैक होते हैं तो उसकी भी फॉरेंसिक्स होती है। तो अलग अलग चीज़ों की विंडोज फॉरेंसिक्स अलग होती है, लिनक्स फॉरेंसिक्स अलग होती है, मैक फॉरेंसिक्स अलग होती है। इसके अंदर अलग अलग टूल्स को यूज किया जाता है, जैसे FTK, एनकेस, ऑक्सीजन, सेलिब्राइट, ये क्या है? ये अलग अलग टूल्स है, हार्डवेयर टूल्स है जिसको कि यूज कर अलग अलग एजेंसीज नए नए प्रोडक्ट्स, बेसिकली जो नए नए प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी टेस्टिंग की जाती है। मतलब आप कोई फोन साइबर सेल गया तो अलग अलग हैकिंग के सॉफ्टवेयर और जो इन्वेस्टिगेशन के सॉफ्टवेयर लगाए जाते हैं फॉरेंसिक्स के अंदर, उनको यूज कर उसमें से रिकवरी की जाती है, और उस रिकवरी में जो डेटा निकलता है उसका एनालिसिस किया जाता है, और एनालिसिस के बाद पता चलता है कि ये चीजें पाई गई हैं, और उसके बेसिस पे कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट किया जाता है। ये चीज आप समझते हो कि साइबर फॉरेंसिक्स में बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। जो लोग करियर देख रहे हैं डिफेंस साइड या फिर लॉ इन्फोर्समेंट साइड में, पुलिस साइड अगर आप देख रहे हो, और इनफैक्ट यही नहीं, काफी सारी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशंस के अंदर, प्राइवेट कंपनीज के अंदर भी फॉरेंसिक्स का बहुत ज्यादा रोल होता है, और आप इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस होता है फॉरेंसिक्स के अंदर। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हो तो मेरा सजेशन ये कि साइबर फॉरेंसिक्स भी आप सीखो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट और क्रूशियल चीज रहती है। ये आप तभी कर सकते हो जब आपने इथिकल हैकिंग किया हो। अगर इथिकल हैकिंग आपने नहीं किया तो आप साइबर फोरेंसिक्स एकदम से अगर आप करोगे तो बहुत सारी चीजें आप नहीं समझ पाओगे, बिकॉज फोरेंसिक्स का मतलब होता है कि एक हैकिंग हुई है उसके बाद उसकी फोरेंसिक्स करना। लेकिन अगर आपने हैकिंग ही नहीं समझी तो फोरेंसिक्स की आपको ज्यादा डिटेल्ड समझ आप नहीं बना पाओगे। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फोरेंसिक्स करना। और फोरेंसिक्स में होता क्या है? फोरेंसिक्स में इन्वेस्टिगेशन होते हैं, इन्वेस्टिगेशन से ही आप किसी भी बेसिकली फोरेंसिक करते हो, उसका एनालिसिस होता है, फिर एक रिपोर्ट बनती है, फोरेंसिक एनालिसिस रिपोर्ट जिसको बोला जाता है, और आगे वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं। उसी के बेसिस पे डिसीजन, जो जज होता है वो डिसीजन सुनाता है कि ये गिल्टी है या नहीं है, या फिर कोई स्पेसिफिक अगर कोई ऐसी चीजें मिली हैं जो उसके बेसिस पर एक्शन उस पर लिया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है फोरेंसिक टेक्निक्स, एंटी फोरेंसिक टेक्निक्स, ये सब आप इस फोरेंसिक के कोर्स में सीखते हो। इंपॉर्टेंट होता है बहुत। काफी सारे लोग इस डोमेन को चूज करते हैं क्योंकि साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और हर रोज कुछ ना कुछ देखने को मिलता है, तो इसीलिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है साइबर क्राइम को रोकने के लिए। देखिए, अभी तक हमने बहुत कुछ समझा है, एक बार रिकैप कर लेते हैं कि इस रिकैप में हमने क्या क्या अभी तक क्या हमने समझ लिया है। सबसे मैंने शुरुआत की नेटवर्किंग से, फिर पाइथन मैंने आपको बताया, फिर मैंने लिनक्स बताया कि आपको बेस अच्छा बनाना है। उसके बाद फिर आप चालू करते हैं एथिकल हैकिंग, जिसमें आप बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी सीखते हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। उसके बाद आप करते हो पेनिट्रेशन टेस्टिंग। अब वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग नेटवर्क में, वेब में और मोबाइल, ये तीनों डोमेन्स अच्छी तरीके से आप करते हो। और रिपोर्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस तरह के पेन टेस्ट के अंदर। सो आपको बहुत ही ध्यान रखना है जब आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, तो रिपोर्टिंग में बहुत ही अच्छी रिपोर्टिंग होती है, बिकॉज इंटरव्यू के समय पे रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपको रिपोर्ट राइटिंग आनी चाहिए। ये मैं वो चीज़ें लाइव बता रहा हूँ जो हर इंटरव्यूअर आपसे चाहता है, और रिपोर्ट राइटिंग बहुत क्रूशियल पार्ट होता है। आपको इसके बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। फिर मैंने बात की
आपसे फॉरेंसिक्स के बारे में कि फॉरेंसिक्स किस तरह से किया जाता है और कौन कौन से टूल्स, यूफेट, सेलिब्राइट, ऑक्सीजन, एफटीके, ये अलग अलग तरह के फॉरेंसिक टूल्स होते हैं जो कि एनफोर्समेंट एजेंसीज यूज करती है और नॉर्मली सबके पास होते नहीं है। डेटा को रिकवर करने के लिए नॉर्मली इस तरह के टूल्स यूज करते हैं, प्लस एनालिसिस के लिए तो बहुत पुराना डेटा जो डिलीट भी हो जाता है उसको भी रिकवर कर पाते हैं फॉरेंसिक्स के टूल्स को यूज कर। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था। अभी तक वीडियो के साथ बने रहिए बिकॉज मैं बड़ा कोशिश कर रहा हूं कि आपको जितना डिटेल में समझा सकूं। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप में से कुछ बच्चे भी इस करियर के बारे में समझ जाते हैं तो इस वीडियो का जो मोटिव होगा वो सक्सेसफुल होगा। मैं समझूंगा कि मैंने एक अच्छी वीडियो बनाई जिससे कि आप सारे लोग जो करियर परस्यू करना चाहते थे उनको एक वे अहेड मिला करियर स्टार्ट करने के लिए। तो आइए हम नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं और समझते हैं कि आगे और क्या क्या इस कोर्स के अंदर, इस डोमेन के अंदर है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग में हमने बात की थी नेटवर्क की, वेब एप्लीकेशन की, मोबाइल एप्लीकेशन की, और वहीं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जो आजकल बड़ा ट्रेंड में है। स्मार्ट सिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, हम बात करें स्मार्ट डिवाइसेस की। हर चीज़ आजकल ना, चीज़ें आप देखोगे घर की जो लाइट्स होती हैं वो बड़ा ही कलरफुल होती है। इनफैक्ट आप उसको गूगल जो एलेक्सा होता है, एलेक्सा के साथ कनेक्ट कर सकते हो। जो आपने गूगल आपने देखा हो, गूगल के साथ आप बोल रहे हो ओके गूगल स्विच ऑन द लाइट, ऐसे करके अगर आप बोलते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइट्स ऑन हो जाती है। ये जो चीज़ें आप देख रहे हो ना, जो एलेक्सा और ये सब कुछ आप हमेशा आपको सुनता रहता है। तो कहीं ना कहीं डेटा भी इस पे हम बात करेंगे, आगे जाके हम इस पर भी एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी बात कर रहे हैं IoT की, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ल्यूक्रेटिव चीज़ें हैं, बहुत ही मतलब सिग्नल्स के थ्रू काम होता है। आप एक बटन दबाओ और आप इंस्टेंटली एक लाइट को बंद कर देते हो अपने मोबाइल से। इनफैक्ट आप बोलते हो स्विच ऑन द लाइट और एकदम से लाइट ऑन हो जाती है। और आजकल हर चीज़ नेट से कनेक्टेड, आपके कैमरेज नेट से कनेक्टेड, आपका जो टीवी होता है वो टीवी का इंटरनेट नेट के साथ कनेक्टेड होता है। इनफैक्ट आजकल गाड़ियां जो हैं वो भी नेट के साथ, टेस्ला की जो आप गाड़ी देखते हैं वो नेट के साथ कनेक्टेड होकर चलते हैं, जिसको कनेक्टेड कार्स बोलते हैं नॉर्मली। तो वहां भी आपको ये IoT की एप्लीकेशंस यूज होती हैं। और जितने भी आपने देखे होंगे जो डिवाइसेस यूज करते हो, कहीं ना कहीं इसको नेट से कनेक्ट कर देते हो। आप स्मार्ट वॉचेस की बात करते हैं, एवरीथिंग जो भी चीज नेट से कनेक्ट होती है वो IoT एप्लीकेशंस को उनको बोला जाता है। और IoT एप्लीकेशंस की टेस्टिंग को बोलते हैं IoT पेन टेस्टिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है और बड़ी यूनिक चीज है, सब लोग नहीं कराते लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इसके बारे में समझना। क्योंकि IoT के अंदर ही IoT जो एप्लीकेशन होता है उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं एक वेब एप्लीकेशन भी दिखता है, एक मोबाइल एप्लीकेशन भी दिखता है। और IoT के जो सिग्नल्स होते हैं, कई बार चीजें आप सिग्नल्स के थ्रू काम करते हो, वो सिग्नल्स आप किस तरह से इंटरसेप्ट करते हो, सिग्नल्स को किस तरह से आप हाईजैक करते हो, किस तरह से बेसिकली आप एक IoT एप्लीकेशन को हैक करते हो। आपने मूवीज में जरूर देखा हो, एक हैकर बड़ा दूर से बैठकर एक बटन दबाता है और एक घर की लाइटें बंद हो जाती हैं, पूरा कैमरा एक्सेस कर लेता है। अभी होता कैसे है, जो चीज नेट से कनेक्टेड है उसको अटैक किया जा सकता है, उसके अंदर वल्नरेबिलिटी अगर है तो उसका एक्सेस लिया जाता है। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको IoT पेन टेस्टिंग बोला जाता है। और एक क्रूशियल चीज है क्योंकि आजकल जो एप्लीकेशंस बन रही हैं, डिवाइसेस बन रही हैं, वो सब IoT की बन रही हैं, ताकि छोटी से छोटी डिवाइस बनती है लेकिन वो नेट के साथ, वाईफाई के साथ, ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट हो जाती है और आपके अकॉर्डिंगली उसमें एक छोटा सा चिप काम करता है, छोटा सा कंप्यूटर काम करता है। हैकर्स बेसिकली उस चिप को, उस कंप्यूटर को भी हैक कर पाते हैं। इसीलिए IoT पेन टेस्टिंग आज के समय पे बड़ा ही क्रूशियल हो चुका है, क्योंकि जब हम चीजें आजू बाजू देखते हैं तो ज्यादातर चीजें नेट के साथ कनेक्टेड रहती है। आपका आजकल टेलीविजन फ्रिज जो होता है वो नेट के साथ कनेक्ट, आपके जो फ्रिज है, जो आजकल फ्रिज आते हैं उसके अंदर भी आप देखोगे इंटरनेट ब्राउज कर पाते हो। जितना भी आप आसपास जो देखते हो, वॉशिंग मशीन्स हो गई, उसमें आप टाइमिंग सेट कर सकते हो, वो टाइमिंग भी आप अपने मोबाइल से मैनेज कर सकते हो। लाइट्स को आप ऑन और ऑफ कर सकते हो घर से। अगर आपको कोई सिग्नल भेजना है कि वो एक लाइट ऑन है ऑफ है तो आप ये सब कुछ कर सकते हो। इसी तरह के सिग्नल्स हैकर्स भी आपके घर तक भेज सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट्स, अगर आपकी मोबाइल एप्लीकेशंस, अगर आपका जो IoT के डिवाइसेस हैं अगर वो सिक्योर नहीं है, उस पर सिक्योर लेयर से काम नहीं हुआ, तो उनको भी हैक किया जा सकता है। और ये बड़ा ही डरावना सिचुएशन है। जैसे आपने मोबाइल जो वेबसाइट्स होती हैं आजकल, जो मूवीज होती है उसमें देखा होगा, सेम उसी तरह की चीज हैकर्स भी कर सकते हैं आपकी IoT एप्लीकेशंस के साथ। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे जो डिवाइसेस होते हैं
गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने बैन करके रखी है चाइना से डिवाइसेस ना इंडिया के अंदर आए, और ऐसी कोई भी डिवाइसेस जो चाइना से आते हैं नॉर्मली गवर्नमेंट ऑफिसेज में या गवर्नमेंट इंफ्रा में नहीं यूज होती है। क्यों? क्योंकि उनको हैक करने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, और कई बार बैकडोर्स भी देखे गए हैं इस तरह की डिवाइसेस के अंदर। जो आपके घरों पे राउटर्स यूज होते हैं, जो चाइनीज राउटर्स यूज होते हैं, कई बार इसमें वल्नरेबिलिटीज भी आती है। बाहर ये राउटर्स साइलेंटली आपका डेटा बाहर भेजते हैं। तो इसीलिए IoT पेन टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप IoT एप्लीकेशंस की पेन टेस्टिंग कर सको, आप समझ सको। किसी कंपनी में अगर आप काम करते हो और आपके पास IoT पेन टेस्टिंग का कोई प्रोजेक्ट आया है तो आप उसको एग्जीक्यूट करा सको। इसमें भी रिपोर्ट राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आपको भी रिपोर्ट राइटिंग इसके अंदर आनी चाहिए। सिग्नल्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए, जो अलग अलग जो सिग्नल्स होते हैं, फर्मवेयर एक्सट्रैक्शंस के बारे में, या फिर सिग्नल्स को इंटरसेप्ट करना, या आप जो स्मार्ट कार्ड्स होते हैं, जो आपको NFC कार्ड्स होते हैं, उनके बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में आप IoT पेन टेस्टिंग के बारे में सीखते हो। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब जगह पे नहीं होता, तो बड़ा ही ध्यान से आपको करना है कि अच्छी जगह से आप करें, ताकि आपको ज्यादा डीप में इसके बारे में समझ में आए। देखिए, वीडियो अभी तक इतना लंबा हो चुका है, और यस, काफी सारे लोगों ने यहाँ तक देखा होगा। अगर आपने यहाँ तक देख लिया, इसका मतलब आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इस डोमेन के अंदर, साइबर सिक्योरिटी डोमेन आपके एक्चुअली अंदर है। सो इस वीडियो को बहुत ही ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोग भी समझ सकें कि क्यों साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर क्या क्या, मतलब ये फ्यूचर है आने वाले सालों के अंदर। आप देखने वाले हो कि डेटा इतना सारा आप देख रहे हो, अलग अलग एप्लीकेशन, अलग अलग चैटिंग एप्लीकेशन, चैट बॉट्स देख रहे हो, इनफैक्ट AI सब कुछ आप देख रहे हो, चैट GPT, ग्रॉक, इतना सब डेटा है, और कहीं ना कहीं हर रोज देखने को सुनने को मिलता है कि कोई ना कोई हैकर ने कुछ ना कुछ हैक कर लिया है। तो इसलिए हैकर्स की कमी एक्चुअली में है इंडिया में, इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो रियल में अच्छी पेन टेस्टिंग कर पा रहे हैं। तो अगर आप भी अच्छी पेन टेस्टिंग करना चाहते हो तो थोड़ा अपने अंदर पे आपको सेल्फ चीज़ों को लर्न करना आना चाहिए। आप खुद ब खुद चीज़ों को डिग आउट करो, अलग अलग वेबसाइट को एक्सेस करो, ताकि आप समझ सको कि कैसे आप इसको और ज़्यादा तेजी से सीख सको। मतलब आपको वो एक अच्छा मेंटोर मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपना मेंटोर बहुत ही ध्यान से चूज कीजिएगा, बिकॉज मेंटोर जो होता है वो आपको समझाते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आपको सिखाते हैं कि कैसे आप करियर के अंदर क्या क्या स्टेप्स आपको लेने हैं, और क्या आपको कहाँ आपको जल्दबाजी नहीं करनी। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बिकॉज कई बार जल्दबाजी की वजह से काफ़ी सारे बच्चे सक्सेस में प्रॉब्लम्स आती हैं आगे जाके, सही मेंटोर ना होने की वजह से वो आगे कई बार पीछे रह जाते हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है बहुत ही शांत से, बहुत ही ध्यान से अपने मेंटोर से बात करना। इनफैक्ट आप हमारे पास भी आ सकते हो अगर आप समझना है, आपको चीज़ें समझनी, बिकॉज हम कोशिश करते हैं। हर स्टूडेंट अलग होता है, हर स्टूडेंट का बैकग्राउंड अलग होता है। आप हो सकता है आप बीटेक बैकग्राउंड से आ रहे हो सकता है आप BCom बैकग्राउंड से आ रहे हो सकता है आप 10th 12th पास हो। तो सबके हिसाब से अलग एक करियर पाथ बनता है, और उस करियर पाथ में अलग अलग चीज़ें आती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब करियर पाथ सब जगह से फिट नहीं होता, और कहाँ क्या चीज़ जरूरी है ये हम इसमें समझते हैं। तो आइए आगे का भी वीडियो हम समझेंगे, और थोड़ा आपके करियर के बारे में डीपली बात करेंगे, और देखेंगे कि आप कैसे अपना करियर और अच्छा बना सकते हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर। अब हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक की, एक ऐसे कोर्स की, या फिर आप एक ऐसे स्पेसिफिक मॉड्यूल की जो कि ऑलमोस्ट हर कंपनी के अंदर रिक्वायर्ड होती है। और इसकी मैं बात करूंगी, इसको बोलते हैं एंड पॉइंट सिक्योरिटी। एंड पॉइंट मतलब किसी भी कंपनी में यूज होने वाले जो डिवाइसेस होते हैं उनको आप किस तरह से सिक्योर करते हो। ये एक मेजर टास्क होता है। मोस्टली कंपनीज के अंदर इस तरह के हार्डवेयर डिवाइसेस यूज होते हैं, जैसे लैपटॉप यूज हो रहे हैं, फोन्स यूज हो रहे हैं। अलग अलग पॉलिसीज होती हैं, कई कंपनीज फोन्स देती हैं, कई कंपनीज फोन्स नहीं देती है, कई कंपनीज अलाउ करती है कि आप अपने फ़ोन में ईमेल कॉन्फ़िगर कर सकते हो, कई कंपनीज अलाउ नहीं करती हैं। तो इस चीज़ के लिए कुछ ऐसे टूल्स हैं, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो कि इंडस्ट्री लेवल पर, एंटरप्राइज लेवल पर कंपनीज यूज़ करती हैं, और इनकी नॉलेज होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, DLP एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं डेटा लॉस प्रोटेक्शन। मतलब कल को अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो और कंपनी के सीनियर लोग अगर आपसे बोलते हैं, या आपका जो मैनेजर है वो आपको बोलता है कि किस तरह से हम ऐसा कौन सा
सॉल्यूशन लगाएं जिससे कि हमारे कंपनी का डेटा लॉस ना हो सके। तो आप उनको सजेस्ट करोगे कुछ डीएलपी सॉल्यूशंस। तो डीएलपी का मतलब होता है कि ऐसे सॉल्यूशन जिससे आपका डेटा लॉस ना हो। तो ये चीजें आप सीखते हो आपके एंड पॉइंट सिक्योरिटी के कोर्स के अंदर। इनफैक्ट इस कोर्स के अंदर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसे डीओ और ऐसे प्रोग्राम्स को कॉन्फ़िगर करना सिखाया जाता है। प्लस आपको ये सिखाया जाता है कि फायरवॉल्स को किस तरह से आप कॉन्फ़िगर करते हो, नेटवर्क लेवल पर जो फायरवॉल्स यूज होती है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स जो यूज की जाती है, इनको कैसे आप कॉन्फ़िगर करते हो। इनफैक्ट उसके बाद हम थोड़ा सा और बात करते हैं कि कैसे नॉर्मली जो नेटवर्क लेवल पर जो चीजें अटैक्स होते हैं उनको स्टॉप करने के लिए किस किस तरह के सॉल्यूशंस लगा सकते हो। मतलब आप एक तरह के फिशिंग सिमुलेशन सॉल्यूशन तो जिसमें आप ट्रेन कर सकते हो अपने एम्प्लॉयज को कि कैसे कौन से एम्प्लॉयज आपकी कंपनी के अंदर ऐसे हैं जो कि वनरेबल है फिशिंग से। और एंड पॉइंट में ये भी चीजें सिखाई जाती है कि किस तरह से पासवर्ड को जो पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी होना चाहिए या फिर जो आपका XDR जिसको बोलते हैं, जिससे कि आप प्रोटेक्ट कर सकते हो आपका लैपटॉप्स को, सिस्टम्स को किसी भी तरह के मालवेयर से। तो जो टूल्स होते हैं XDR, EDR, MDR, इन सब चीजों के बारे में आप सीखते हो एंड पॉइंट सिक्योरिटी में, जो कि बहुत जरूरी है। डेटा लॉस नहीं होना चाहिए लैपटॉप से, सिस्टम से, सर्वर से। VAPT कराओ, सिस्टम्स को सिक्योर करो, ये सारा प्रोसेस एंड पॉइंट सिक्योरिटी में आता है। फायरवॉल को कैसे आपको कॉन्फ़िगर करना है, क्या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपका होना चाहिए जब आप एक नेटवर्क बनाते हो, किस तरह से आपको वाईफाई को सिक्योर करना है, ये सारी चीजें आपके एंड पॉइंट सिक्योरिटी के अंदर आती हैं। इनफैक्ट एंड पॉइंट सिक्योरिटी के अंदर ISO 27001 की जो गाइडलाइंस भी हैं वो भी सिखाई जाती है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप किस तरह से डेटा एट रेस्ट को, रेस्ट मतलब अगर आपके सिस्टम पर डेटा है तो उसको कैसे सिक्योर करते हो, इंक्रिप्शन कैसे करते हो, क्रिप्टोग्राफी कैसे करते हो, मतलब उन डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करते हो, ये सब आप एंड पॉइंट सिक्योरिटी में सीखते हो। और बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, ये आपको आना ही चाहिए क्योंकि हर कंपनी आपसे एक्सपेक्ट करेगी कि आपको इंडस्ट्री लेवल के टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे DLP, XDR, EDR, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, DUO, या फिर सिस्टम लेवल पे जो एंटीवायरस आप कॉन्फ़िगर करते हो, सिक्योरिटी सॉल्यूशंस आप लगाते हो, XDR हो गया। तो कैसे आप ये सब चीजों को करते हो, ये सब की नॉलेज आपको एंड पॉइंट सिक्योरिटी सिखाता है। मतलब एंड पॉइंट्स को सिक्योर करना ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है एट एनी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आप VAPT भी करते हो, जो भी आप करते हो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आप किस तरह से ऐसे एंड पॉइंट्स को सिक्योर कर दो कि आपका डेटा ना, वेबसाइट एक एंड पॉइंट हो जाता है, लैपटॉप एक एंड पॉइंट हो जाता है, फोन एक एंड पॉइंट हो जाता है कि डेटा सिक्योर ना हो। मतलब डेटा बेसिकली आपके लैपटॉप से, फोन से, कहीं से भी निकल ना पाए। सो ये बेसिक चीजें आप एंड पॉइंट सिक्योरिटी में सीखते हो और ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है सबके लिए। जो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये इनकी जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज ये आपको इंडस्ट्री रेडी बनाता है। क्योंकि जब आप कभी बैठते हो अपने सीनियर साइबर सिक्योरिटी जैसे CISO हो गया या ऐसी किसी मीटिंग में बैठते हो, तो आप सॉल्यूशंस रिकमेंड कर सकते हो कि आप इस कंपनी का जो DLP लगा सकते हो, या फिर इस कंपनी का आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन AD के ऊपर लगा सकते हो। तो ये सारी चीजें आप सीखते हो किसमें, अपने एंड पॉइंट सिक्योरिटी के मॉड्यूल के अंदर। और लास्ट में सबसे मेन चीज जिसको बोलते हैं AWS, या जिसको क्लाउड भी बोला जाता है। मतलब जो भी हम मोबाइल यूज करते हैं, लैपटॉप्स यूज करते हैं, या फिर जो भी वेबसाइट हम यूज करते हैं, आजकल हमने एक वर्ड बहुत ज्यादा सुना जिसको बोलते हैं क्लाउड। आप iCloud आपने सुना होगा, गूगल क्लाउड आपने सुना होगा, गूगल में गूगल ड्राइव आपने सुना होगा, जिसमें हम डेटा बैकअप लेकर डेटा अपलोड करते हैं। वैसे ही इस तरह की जितनी भी कंपनीज होती है, जो बड़ी कंपनीज हैं या इनफैक्ट मीडियम या स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशंस भी आजकल क्लाउड को बहुत ज्यादा यूज करती है। AI बहुत ज्यादा यूज, जितनी भी ये प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी ऐप्स हैं, ये कहीं ना कहीं क्लाउड सर्वर्स के ऊपर चलती हैं। तो इसीलिए आपको इस मोमेंट पे जब आप साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हो तो आपको क्लाउड की सिक्योरिटी भी आनी चाहिए। इसीलिए क्लाउड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको सीखना। और क्लाउड में भी बहुत सारे क्लाउड होते हैं, गूगल क्लाउड होता है, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर होता है, इनफैक्ट AWS होता है। तो इनसे अलग अलग तरह के जो क्लाउड होते हैं, इसके अंदर सबसे बड़ा जो मेजर चंक ऑफ जिसको बोलते हैं शेयर जिसको बोलते हैं, वो लिया हुआ है आपके Amazon ने। सो Amazon AWS जिसको बोलते हैं Amazon वेब सर्विसेज। सो Amazon जो हम देखते हैं नॉर्मली सिर्फ एक वेबसाइट नहीं जहां से हम शॉपिंग वगैरह करते हैं, Amazon का पूरा एक वेब सर्विसेज प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने कंप्यूटर्स को होस्ट करा सकते हो या अपने डेटा को अपलोड करा सकते हो, डेटा को वहां से एक्सेस कर सकते हो। जो भी एप्स हम यूज करते हैं, ज्यादातर एप्स Amazon के जो AWS सर्वर्स होते हैं उसके ऊपर होस्टेड होते हैं। और
ये आपको नॉलेज होनी चाहिए कि AWS काम कैसे करता है, किस तरह से डेटा AWS के जो सर्वर्स पर स्टोर होता है और किस तरह से बेसिक सिक्योरिटी आप AWS के सर्वर्स पर, बिकॉज जब आप किसी कंपनी में काम करोगे तो हो सकता है वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, उनका कोई प्रोडक्ट हो, उनकी कोई एक ऐप हो, तो उस ऐप को सिक्योर करने के लिए आपने बेसिक वेब पेन टेस्टिंग, नेटवर्क पेन टेस्टिंग, मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग कर दिया, लेकिन वो सारा डेटा, वो सारे जो सर्वर्स हैं वो क्लाउड पे होस्टेड है, तो आपको क्लाउड की भी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए क्लाउड सिक्योरिटी आज के समय पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और हॉट है, मतलब बहुत सारे लोग आजकल क्लाउड सीख रहे हैं, क्योंकि लोगों को जेन्युइनली में पता है कि क्लाउड में एक्चुअली में बहुत ज्यादा स्कोप है। सो अगर आप भी चाह रहे हो साइबर सिक्योरिटी को थोड़ा सा डीपली समझने में, तो सिर्फ ओवरव्यू में ना करें, इसको थोड़ा क्लाउड में भी अपने आप को स्ट्रांग बनाएं। अब मैं क्लाउड की बात करता हूं तो बेसिक क्लाउड जिसको बोलते हैं AWS, और एक थोड़ा सा इसको एडवांस करके लेके जाओ जिसमें आप सीखते हो कि कैसे आप AWS के सर्वर्स को सिक्योर कर सकते हो, जिसको बोलते हैं AWS सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। मतलब ये मैं 2 चीजें आपको रिकमेंड करूंगा, पहले आप AWS एसोसिएट करो, बेसिक्स वाला जो होता है, उसके बाद आप AWS सिक्योरिटी पे जाओ, ताकि आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है सिक्योरिटी सीखना। तो पहले एसोसिएट से आपको AWS का पूरा आर्किटेक्चर समझ में आ जाएगा, फिर आप AWS सिक्योरिटी पे जब जाओगे तो आपको अंदर की चीजें पता लगेगी, कैसे आप सिक्योर करते हो, फायरवॉल कैसे आप कॉन्फ़िगर करोगे, किस तरह से आप एक्सेस दोगे और इंटरनल एक्सेस दोगे, बाहर से एक्सटर्नल एक्सेस दोगे, कैसे आप स्केल करोगे और कैसे आप अपने बिलिंग को भी मैनेज कर सकते हो। ये सारी बेसिक जो चीजें होती है बेसिक AWS के कोर्स में आती हैं, प्लस AWS सिक्योरिटी के कोर्स में आती है। सो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप क्लाउड में जब सीख रहे हो तो क्लाउड को एटलीस्ट सिक्योरिटी लेवल तक सीखो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ एक लेवल तक सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कभी अगर कोई पेन टेस्टिंग हो रही है या फिर आपको कोई क्लाउड सर्वर पे कोई चीज करने को मिल रही है, तो एटलीस्ट यू शुड नो कि कैसे काम होता है क्लाउड के ऊपर। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और यस मैंने पूरी कोशिश की है कि कैसे मैं आपको जो पूरा जो प्रोसेस है साइबर सिक्योरिटी डोमेन के अंदर थोड़ा अच्छा अगर आपको बनना है तो क्या क्या चीज़ों की बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए, तो उसका मैंने आपको एक पूरा पाथवे बताया है। और ये पाथवे बेसिकली ज़्यादातर लोगों को सूट करेगा, क्यों? क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं किया, कोई स्पेसिफिक डोमेन स्पेसिफिक मैं लेकर गया हूँ, और डोमेन स्पेसिफिक बनना भी नहीं है अभी, क्योंकि जब आप शुरुआत करते हो किसी एक स्पेसिफिक डोमेन के अंदर तो आपको एटलीस्ट एम्प्लॉयबल बनना है। जब आप एम्प्लॉयबल की बात करते हो ना, तो आपको हो सकता है वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी का जॉब आया एक कंपनी का, तो आप एटलीस्ट आपको इतना आता हो कि आप उसको अप्लाई करो और आप उस कंपनी के अंदर एंटर कर सको। इनफैक्ट अगर आपको क्लाउड सिक्योरिटी का आता तो आप क्लाउड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। सो जेनरिक थोड़ा सा आपको ओवरव्यू पे लेकर जाते हैं, लेकिन वो जो चीजें आप सीखते हो हालांकि वो बहुत एडवांस है, लेकिन आपके पास ऑप्शंस ज्यादा ओपन होते हैं कि क्लाउड सिक्योरिटी में भी आपके पास ऑप्शन हो जाता है। इसको करने के बाद आप ये नेटवर्क पेन टेस्टिंग भी कर सकते हो, आप वेब पेन टेस्टिंग भी कर सकते हो, आप मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग भी कर सकते हो। जो मल्टीपल चीजें करने के बाद करियर बनता है और आप एम्प्लॉयबल बनते हो। एम्प्लॉयबल बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेहनत में समय भी लगेगा। अगर किसी चीज को 1 साल लगेगा तो डेफिनेटली उसको 1 साल लगेगा ही लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको 10 दिनों में कर लो या 1 महीने में कर लो, क्योंकि वो एक प्रोसेस है। करियर बनना मतलब आपको एक कंसिस्टेंसी से गुजरना पड़ेगा, आपको रेगुलर ट्रेनिंग्स करनी पड़ेगी, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि 1 महीने का कोर्स किया और एकदम से आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको हजारों लाखों की जॉब मिल जाएगी। नो, आपको अपने आप को पहले तो एक ढांचे में ढालना होगा, एक प्रोसेस के थ्रू आपको निकलना होगा। वो प्रोसेस क्या है? लर्निंग का प्रोसेस है। स्टेप बाय स्टेप बेसिक्स शुरुआत करोगे, नेटवर्क, वेब, मोबाइल, फिर आप स्टार्ट करोगे एथिकल हैकिंग, फिर आप स्टार्ट करोगे नेटवर्क पेन टेस्टिंग, फिर आप करोगे वेब पेन टेस्टिंग, फिर आप करोगे मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग, फिर आप करोगे साइबर फॉरेंसिक्स जिसमें आप फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन सीखोगे। उसके बाद आप करोगे आपका एंड पॉइंट सिक्योरिटी जिसमें आप DLP और अलग अलग चीजों के बारे में सीखोगे। देन लास्ट में आप करोगे क्लाउड सिक्योरिटी, बेसिक क्लाउड और फिर क्लाउड सिक्योरिटी। ये पूरा प्रोसेस पूरा मिलकर बनेगा साइबर सिक्योरिटी के अंदर करियर बनाने का एक मिश्रण जिसको बोल सकते हो। तब जाकर आप एम्प्लॉयबल बनोगे, क्योंकि ज्यादातर कंपनीज के लिए फिर आप एक एसेट के थ्रू एसेट बन जाओगे। एंड मैं चाहता हूं कि आप जितना जल्दी से जल्दी
इस तरह का एसेट बन सको, ताकि हम जो ये कोशिश करते हैं कि बेस्ट तरीके से एक ऐसा सिस्टम, एक प्लेटफॉर्म आपके लिए हम लेकर आते हैं जिसमें आपको बेस्ट ट्रेनिंग्स देने की कोशिश करते हैं। प्लस सिर्फ ट्रेनिंग्स ही नहीं, मतलब हमारे पास बहुत अलग अलग तरह से हम बच्चों को ग्रूम करते हैं। जैसे मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया, ये साइबर सिक्योरिटी का जो पूरा 1 ईयर का ट्रैक मैंने बताया, प्लस इसके अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट की सेशंस हम कराते हैं। अब पीडी के सेशंस में हम बेसिकली क्या कराते हैं, हम एक्टिविटीज कराते हैं लोगों को, एक बेसिकली इसको बोलते हैं ना कि एक एनर्जी देते हैं कि किस तरह से वो इतना कॉन्फिडेंट फील करें कि जब वो इंटरव्यू में बैठे, जब वो इंटरव्यूअर से बात कर रहे हो तो उनको वो डर ना लगे। तो जो पूरा जो प्रोसेस हो, इस 1 साल के दौरान आपका रेगुलर पीडी के सेशंस होते हैं, आपको रेगुलर जो जॉब इंटरव्यूज के लिए जो मॉक इंटरव्यूज कराए जाते हैं, आपको मॉक टेस्ट कराए जाते हैं, हर एक डोमेन के बाद आपको टेस्ट देना होता है, आपको एक मॉक इंटरव्यूज होते हैं, आपका एक जीडी जिसको बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन होता है, प्लस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेशन आपको होते हैं। आपको उस पूरे कोर्स का पूरा मटेरियल मिलता है, मतलब हर एक मॉड्यूल के अलग अलग लेवल ऑफ बुक्स में आपको प्रोवाइड की जाती है। प्लस यही नहीं, जो फैकल्टीज होते हैं, जो ट्रेनर्स होते हैं, अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये जो ट्रेनर्स होते हैं, ये जो लोग होते हैं जो आपको पढ़ाते हैं, जो आपके टीचर्स होते हैं, ये सबसे मेन होते हैं और यही आपको आपका करियर बनाते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है, जितना ज्यादा समय दोगे उतना आप तेजी से उतना ज्यादा सीख पाओगे। और समय के लिए आप अगर हमारे पास आते हो क्रॉस साइबर सिक्योरिटी में, तो हमारे पास वी हैव लॉट ऑफ पीपल जो एक्सपर्ट जिसको बोला जाता है, जिन्होंने अपने अपने फील्ड के अंदर साइबर सिक्योरिटी में इतना घुस चुके हैं। कोई मालवेयर पे काम करता है, कोई नेटवर्क पेन टेस्टिंग पे, कोई रेड टीमिंग पे काम करते हैं। सो आपको वो एक्सपर्ट मिलेंगे जो आपको, जब आप आओगे ना, तो आपको खुद ब खुद पता लगेगा। मैं सजेस्ट करूंगा आप सब लोगों कि आप एक बार विजिट कीजिए, आप एक बार बात कीजिए हमारे जो काउंसलिंग सेशंस हमारी जो टीम लेती है, क्योंकि काउंसलिंग सेशंस में ही आपको पता चलता है डिफरेंस क्या है। अब वो जो रियल डिफरेंस है ना, वो आपको बात कर ही पता चलेगा। विदाउट अगर आप सिर्फ फोन पर बात करेंगे या फिर आप सिर्फ एक मैसेजेस पर बात, बहुत सारे बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे पूछते हैं कि सर साइबर सिक्योरिटी में करियर कैसे बनाए। मैं उसको बोलता हूं कि देखो, ये करियर की बात है, इट्स अबाउट करियर। तो आप एक मैसेज कर और मैं मैसेज कर रिप्लाई नहीं कर सकता कि आपको ये करना है। आपको क्या करना है, आप अगर जेन्युइनली में करना चाहते हो तो आप एक बार विजिट कीजिए, आप एक बार चेक कीजिए आपको क्या क्या चीजें सुटेबल लगती हैं। आपको समझना पड़ेगा कि ये कोर्स, ये करियर क्यों ले रहे हो। ये करियर कोई एक मजाक नहीं है कि आपने बस ऐसे ही चलते हुए, घूमते हुए या फिर किसी और को देखा और आपने ले लिया। नो, आपका इंटरेस्ट लेवल जो है वो बहुत मैटर करता है और इंटरेस्ट लेवल पर ही इस करियर के अंदर आप अपना करियर बना सकते हो। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो जेन्युइनली आप साइबर सिक्योरिटी में करियर नहीं देख सकते। मतलब ये एक इंटरेस्ट ड्रिवन करियर होता है। और इंटरेस्ट की जब बात होती है तो हैकर्स जो वर्ड होता है बहुत फैसिनेटिंग होता है, बहुत सारे लोग इसको सुनकर आ जाते हैं, लेकिन करियर जब बनाते हैं ना, तो करियर के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो समझनी पड़ती हैं, सीखनी पड़ती है। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट, और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम वो कंसिस्टेंसी बच्चों को दे सके। 1 ईयर का कोर्स कंसिस्टेंट होता है, और जब कंसिस्टेंट होता है उसका मतलब ये है कि हमको पता है कि जब एक बच्चा एडमिशन लेता है तो हमें उस पूरे बच्चे को पूरे साल में ट्रेन करना है, उसको ग्रूम करना है, उसको एम्प्लॉयबल बनाना है। अब 1 महीने के कोर्स में आपको कोई भी, या 1 या 2 महीने के कोर्स में आपको कोई भी एम्प्लॉयबल नहीं बना सकता है। तो चूज योर प्लेस, चूज योर मेंटर्स वेरी केयरफुली, कि आप किन से मेंटोरशिप कर रहे हो, किन से आप, कहां पे आप पढ़ रहे हो, कहां से आप चीजें सीख रहे हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जब भी आप करियर चूज करते हो। सो या मैंने कोशिश की कि मैं पूरा समझा सकूं, वीडियो के अंदर पूरे हर एक मॉड्यूल को मैंने डेप्थली समझाने की कोशिश की है। 1 घंटे से ज्यादा की वीडियो बन चुकी है, बट आई नो कि इतना जो मैंने आपको चीजें समझाने की कोशिश की होंगी, आपको समझ में आई होंगी। इनफैक्ट आप इसके बारे में भी मुझे बता सकते हो कि अगर आपको कोई डाउट आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे डाल के हमें बताइए कि आपको क्या, किस तरह के करियर से रिलेटेड डाउट आते हैं, आप किस तरह की चीजें सोचते हो, आपको कैसे साइबर सिक्योरिटी में आने का मन किया, ताकि
क्योंकि देखो क्या होता है आजकल ना, लोग एक दूसरे से सुनकर आ जाते हैं, बट मैं आपके रियल व्यूज जानना चाहूंगा कि आपको कैसे साइबर सिक्योरिटी में मन हुआ, शुरुआत से कैसे, क्यों आपने सोचा कि साइबर, देखो मैं आपको जेन्युइनली अपना बताऊं तो साइबर सिक्योरिटी में आने का मन मुझे मूवीज देखकर हुआ। यस, साइबर सिक्योरिटी की बहुत, आजकल हैकिंग की बहुत सारी मूवीज हो रहा है, बहुत ज्यादा लोग जो हैं मूवीज से, बॉलीवुड से, हॉलीवुड से इंटरेस्ट लेकर इस फील्ड के अंदर जाता हूं, जो कि गलत नहीं है। यस, वो जो जिसको बोलते हैं ना इंटरेस्ट, वही इंटरेस्ट आपका करियर भी बना देता है। सो आपको बिल्कुल भी फोकस, मतलब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अगर फोकस्ड हो, आपके अंदर एक जील है पढ़ने की, समझने की, सीखने की, तो आप क्रॉस सिक्योरिटी विजिट कीजिए, हम मुझसे मिलिए, हम हमारी टीम से मिलिए, और हम कोशिश करेंगे आपके करियर को रीडिफाइन करने की, और आपको किस तरह से अच्छे अच्छा जगह पे हम आपको प्लेस कर दें। यही हमारा एक लास्ट मोटिव रहता है एट द एंड ऑफ द कोर्स। वी विश कि हम इस मोटिव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के करियर बना सकें। कि अभी तक हमने पूरी कोशिश की कि किस तरह से हम आपको ये समझा सके कि साइबर सिक्योरिटी जर्नी कैसी होनी चाहिए और कैसे आप इस जर्नी के अंदर बढ़ सकते हो। हमारा मेन मोटिव यही होता है कि हम किस तरह से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट कर सकें साइबर सिक्योरिटी जर्नी परस्यू करने के लिए, प्लस उनको एक पाथवे दिखा सके, उनको एक प्लेटफॉर्म दे सके साइबर सिक्योरिटी के लिए, अंदर साइबर सिक्योरिटी के लिए। सो आई विश आपको ये पूरा जो सेशन था, ये जो पूरा मैंने आपको पूरा करियर पाथ बताया, पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप क्या और इसके बारे में किस तरह की और वीडियोस चाहते हैं हमसे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए जो करियर बना। अगर आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई रिलेटिव साइबर सिक्योरिटी सीखना चाहता है तो कनेक्ट कीजिए और ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचाइए, ताकि वो भी इस पूरी वीडियो को पढ़कर, समझकर, देखकर एक्चुअली में गाइडेंस ले सके साइबर सिक्योरिटी डोमेन के बारे में। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।